Assalamu alaikum guys, my name is Asha Sadiqa. I hope you are doing fine. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप मज़ीद इसी तरह टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और हमारे डिस्कशन को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेमोरी, हम पहले भी मेमोरी ही को देख रहे थे। तो मेमोरी जो है, मेमोरी में हम देखते हैं कि मेमोरी जो है वो हमारी मेंटल कैपेसिटी है टू स्टोर, रिकॉल और रिकॉग्नाइज द सिचुएशन और इवेंट दैट वी एक्सपीरियंस प्रीवियसली। तो मेमोरी से रिलेटेड आज हम पहले बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले दो लेक्चर्स में। अब इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो रिट्राइवल है, फॉरगेटिंग है, रीजंस ऑफ फॉरगेटिंग है, इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है, डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है, रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी इट ऑल्सो रिट्राइवल जो है वो रिकॉलिंग ऑफ मेमोरी है कि किसी चीज़ को याद करना। रिट्राइवल क्या है? किसी चीज़ को याद करना, और रिकॉलिंग भी यही है, किसी चीज़ को याद करना, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी। और ये दो सिचुएशंस पे डिपेंड हो सकता है। किसी भी चीज़ को याद करना हमारी दो सिचुएशन में डिपेंड हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एंड स्टेट मेमोरी। तो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी जो सी है, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एक्सटर्नल सिचुएशन से रिलेटेड होती है कि जो हमने कुछ चीज़ें हमने उस जगह पे याद की होती है, तो फिर जब हम दोबारा उस जगह पे जाते हैं या उस जगह में मौजूद होते हैं तो हमें वो चीज़ दोबारा याद आती है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हों और उधर से आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ गए हो, फिर आप दोबारा उधर जाते हैं लेकिन अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो आप उनको रिकॉल करके बताओगे अच्छा पहले भी हम इधर आए थे, तब ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। बेशक आप 3 साल बाद जाओ, इन 3 सालों में आपको कुछ याद भी ना हो और आपको ये भी याद ना हो कि अच्छा आप वो वाक़यात आपने कभी डिस्कस भी ना किए हो, लेकिन उधर जाके फिर आप रिकॉल कर रहे हो और उनको बता भी रहे हो। तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल सिचुएशन से जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है या फिर ये इसकी एग्जांपल वो हम जो है वो रिकॉल कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल सिचुएशन से। तो प्रैक्टिस योर, अब हम एक क्विज़ देखते हैं। ये जैसे कि हमने क्विज़ प्रिपेयर, हमने क्या किया, हमने अपना क्विज़ प्रैक्टिस किया या फिर हमने प्रिपेयर किया सेम सेटिंग में, जिस सेटिंग में हमने एक्चुअली अपना क्विज़ देना है। यू विल टेक द क्विज़ उस सेटिंग में, जैसे कि आप ऑनलाइन क्विज़ देते हैं, ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई भी टेस्ट देना है या क्विज़ देना है, लेकिन आप उससे पहले ही ऑनलाइन उस क्विज़ की प्रिपरेशन भी आप उसी तरह करो जिस तरह आपने उसको सबमिट करवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एक्चुअली वो क्विज़ दे रहे होगे और वो सारा कुछ आपको एक्चुअली याद आएगा जो कि आप ऑनलाइन देते हुए जो आपने प्रैक्टिस में, जो आप उसकी प्रिपरेशन में मिस्टेक्स या फिर जो आपने याद किया होगा, जो भी सीखा होगा, वो आपको सारा उस एक्चुअल क्विज़ देते हुए, रियल क्विज़ देते हुए याद रहेगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ का एक रिवाज सा चल गया। उससे क्या होता है कि उससे उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स की एक प्रैक्टिस हो जाती है, लिखने की, सेटिंग्स की प्रैक्टिस हो जाती है, पेपर देने की कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह कि फ़िज़िकल पेपर होता है तो लोग फ़िज़िकली देते हैं और फिर वो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, उनकी टाइमिंग और उनकी सारा वो फोकस करते हैं। और चेकिंग में भी फिर वो लोग बोर्ड के जिनसे चेकर्स होते हैं उनको इमिटेट करके चेक करने की कोशिश करते हैं टेस्ट सीरीज़ में। वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग है। और सेकंड है स्टेट डिपेंडेंट। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग रेफर्स टू स्पीरियल रिट्राइवल ऑफ मेमोरीज। अब ये ज़रा स्पीरियल रिट्राइवल है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल सेम फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल जब स्टेट में होता है तो जब वो मेमोरी बन रही होती है, तो जब फिर वो दोबारा उस स्टेट में आता है तो फिर वो उसी मेमोरी को याद कर रहा होता है। जैसे कि अब वो बहुत खुश है
एक बहुत अच्छे मूड में है, तो वो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहा है। लेकिन तो ये स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी है कि जब कोई बंदा फिज़िकली या साइकोलॉजिकली किसी एक स्टेट में हो तो वो स्टेट से रिलेटेड सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करे। जैसे खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो याद करेगा, अच्छा पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था उस एज में, तब मेरे यहाँ यहाँ चोट लगी थी, ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब कि जब इंसान फिज़िकली या साइकोलॉजी किसी स्टेट में होता है तो वो उसे प्रीवियसली जिन स्टेट्स में जब जब उस स्टेट से गुज़रा होता है, एक्सपीरियंस की होती हैं वो स्टेट, वो सारी वो रिकॉल करता है। तो इसको हम स्पिरिल रिट्राइवल भी है और ये स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग है। उसके बाद अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, नाउ सी what happened when you will talking about a school event in which a student slipped on a floor and threw juice on a person standing near to him. You laugh at this. With this you recall another laughing experience you had before. अब जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में एक बच्चा है, वो मतलब फर्श में फिसल के उसके हाथ में जूस था, वो दूसरे बंदे पे गिर गया, तो आप उसको देख के हंस रहे हैं। इसको देखते हंसते हंसते आपको कुछ और एक्सपीरियंसेस भी याद आ जाएंगे इससे रिलेटेड, फिर आप वो शेयर कर लेंगे। इसमें क्या किया, सिमिलर साइकोलॉजिकल स्टेट में है, इसलिए हमें अम्यूज़मेंट और फ़नी की, तो हमें उस तरह के सारे अच्छे से याद आ रहे हैं। सेकंड है फॉरगेटिंग की इंटरफ्रेंस थ्योरी आ जाती है। इंटरफ्रेंस थ्योरी जो सी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सा है वो ये है, हमारी मेमोरी इंटरफ्रेंस में जो सी हमारी मेमोरी है वो इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। दे में इंटरफेयर इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंटरफेयर कर सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। द इंटरफ्रेंस कॉजेज फॉरगेटिंग। अब इंटरफ्रेंस से क्या होता है कि हमें भूल जाती हैं बातें कुछ। तो इंटरफ्रेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग इज़ रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस और प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव जैसे कि हमने कहा बैकवर्ड फॉरगेटिंग है, और प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस है वो फॉरवर्ड फॉरगेटिंग है। अब इसको हम जब आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस जो सी है कि लर्निंग समथिंग न्यू इम्पेयर्स आवर एबिलिटी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन दैट वाज लर्नड अर्लियर। जैसे कि हमने कुछ याद किया, फिर हमने गैप लिया, फिर हम कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि जो हमने न्यू याद किया हुआ ना वो तो हमें याद रह गया, लेकिन जो हमने पुराना याद किया हुआ था वो हमें भूल गया। कि एक पैराग्राफ में भी याद करती हूँ, फिर हाफ एंड आवर का गैप लेके फिर मैं एक पैराग्राफ याद करती हूँ। अब मैं जब उसको रिकॉल कर रही हूँ तो जो मैंने हाफ एन आवर के बाद याद किया है वो तो मुझे याद है, लेकिन जो मैंने हाफ एन आवर से पहले याद किया था वो मुझे भूल गया। तो लर्निंग समथिंग न्यू इम्पेयर्स द एबिलिटी टू रिकॉल या रिट्राइव द इंफॉर्मेशन दैट वी लर्नड अर्लियर। इफ़ यू हैव लर्न टू प्रोग्राम इन वन कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम करना सीखा है, देन यू लर्न टू प्रोग्राम इन अनदर सिमिलर वन। जैसे कि आपने बेसिक्स का किया है तो अब आप सेकंड जो सा है वो आप दूसरी एक और डैश या C++ में करना चाह रहे हैं। अगर वो दोनों सेम होंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको प्रीवियस वन जो सी है वो मे भी भूल जाए या फिर आप उसमें मिस्टेक्स करना शुरू कर दो। यू मे स्टार्ट टू मेक मिस्टेक्स प्रोग्रामिंग द फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू नेवर वुड हैव मेड बिफोर यू लर्न द न्यू वन। इन दिस केस द न्यू मेमोरी वर्क बैकवर्ड, मतलब रेट्रोएक्टिवली टू इन्फ्लुएंस द रिट्राइवल फ्रॉम मेमोरी दैट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। कि पहले जो आपने याद की हुई थी वो उसके साथ इंटरफ्रेंस कर रही है, पहले लर्नड मटीरियल के साथ वो इंटरफ्रेंस कर रही है और बैकवर्ड में वो इंटरफ्रेंस करिए। इसको बैकवर्ड इंटरफ्रेंस बैकवर्ड फॉरगेटिंग कहते हैं। रेट्रोएक्टिव जो बैकवर्ड मेमोरी जो सी है उसमें इंटरफ्रेंस करिए हमारी न्यू मेमोरी। क्योंकि उसे हमने अच्छे से रिहर्स नहीं किया, उसको हमने अच्छे से रिकॉल नहीं किया, और न्यू मेमोरी जो सी उससे सिमिलर वन हमने क्रिएट कर ली। फिर शेयर योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस। कमेंट में आप अपना कोई रेट्रोएक्टिव एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस। प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस जो सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। जैसे कि आपने पहले कुछ याद किया था, ठीक है,
अब आपने पहले कुछ याद किया, उसके बाद फिर आप कुछ न्यू याद कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आपने जो पहले याद किया हुआ था वो उसको इम्पेयर कर रहा है, उसकी इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन को आपको सही से याद नहीं करने दे रहा। तो फिर ये चीज़ जो सी है, ये इनेबिलिटी अपीयर हो रही है कि आप जो न्यू लर्न कर रहे हैं वो आपको सही से याद नहीं हो रहा, और आप प्रीवियस वन को उसके साथ मैच करी जा रहे हैं, मिक्स करी जा रहे हैं। इसकी वही एग्जांपल के जैसे कि अभी मैंने कुछ याद किया आधा घंटा पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे बाद दोबारा कुछ याद कर रही हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद जो मैंने याद किया उससे पहले मैंने अपना ये प्रीवियस वन जो मैंने याद किया था इसको रिहर्स किया है, और प्रीवियस वन जो मैंने याद किया हुआ उसको मैं 2 to 3 टाइम्स रिहर्स मतलब पहले उसको मैं याद कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसको आधे घंटे पहले उसको रिहर्स ही एक तरह से किया हुआ था, ठीक है, मतलब अच्छे से वो मुझे याद था। अब मैंने जो न्यू याद कर रही हूँ वो उससे सिमिलर वन है और इंटरफ्रेंस हो रहा है, और जब मैं लिख रही हूँ मैं पहला वाला बिल्कुल सही लिख रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाला भी मैं पहले वाले से मिक्स करके थोड़ा बहुत लिख रही हूँ या मुझे भूल रहा है। इसकी एग्जांपल, यू हैव लर्न टू प्ले अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पियानो, नाउ यू विल गोइंग टू लर्न टू प्ले गिटार। आपने पहले पियानो सीखा, अब आप गिटार बजाना चाहते हैं। द प्रीवियस स्किल मे इंटरफेयर इन लर्निंग द म्यूज़िक ऑफ पियानो। अब आपने पियानो जो सीखा हुआ था वो इंटरफ्रेंस कर रहा है गिटार के साथ। इट मे अकर्स व्हेन यू फेल टू फाइंड योर कार इन पार्किंग लॉट बिकॉज यू हैव पार्कड इट ऑन अ न्यू लैंड टुडे। या फिर ये भी हो सकता है जैसे कि आपने किसी नई जगह अपनी कार पार्क कर दी है तो अब आपको वो मिल नहीं रही। अब अपना कोई प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस से रिलेटेड कोई अपना कोई मेमोरी या फिर अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है डिके थ्योरी। डिके थ्योरी जो सा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेंसरी मेमोरी में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में। डिके थ्योरी जो सी वो postulates a process by which stored information wears out and decay over time। कि इसमें ये था कि मेमोरीज जो सी हैं वो हमारी टाइम के साथ जो सी ख़त्म हो जाती हैं या अपने हल्के हल्के से ट्रेस छोड़ देती हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो सा ये फिज़िकल यहाँ पे ये थ्योरी भी दी गई, एक ट्रेस थ्योरी दी गई ऑफ मेमोरी की। उसमें ये कहा गया कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस की वजह से जो सी मेमोरी जो सी है मेमोरी डिके हो जाती है, मेमोरी जो सी है वो डिके हो ख़त्म हो जाती है। और जो से शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिहर्स ना करें तो न्यूरोकेमिकल मेमोरी ट्रेसेस जो सी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी रिकॉल ना करें या रिहर्स ना करें तो वो भी वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो यहाँ पे यही है अकॉर्डिंग टू ट्रेस मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सी है वो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के साथ साथ आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग द इवेंट दैट हैपन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी के फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी और रिकॉल ऑफ द मेमोरी, इन दोनों की वजह से हैव नो इम्पैक्ट ऑन रिकॉल। कि अगर हम कुछ याद करें तो वो हमें नहीं याद होगा अगर इन दोनों में मिसहैप या फिर फेट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग जो सी है इवेंट्स हैपन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी और रिकॉलिंग ऑफ द मेमोरी। कि अगर फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी में हमने सही से उसको रिहर्स नहीं किया तो उसकी फॉर्मेशन सही से नहीं हुई, और रिकॉल ऑफ द मेमोरी कि हमने उसको रिहर्स नहीं किया तो फिर तब भी वो हमारी ऐसे ही रह गई है। तो ये चीज़ें उसने कहा कि वो मेमोरी जो सी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, डिके हो जाती है। तो अब क्रिटिक्स जो उनसे थे उनने फिर आर्ग्यू किया इस थ्योरी में, और उन्होंने कहा कि दैट टाइम अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन रिकॉल। कि सिर्फ टाइम ही है, टाइम के साथ साथ हम भूल सकते हैं और कोई ये केमिकल या फिज़िकल या फॉर्मेशन या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। ये सिर्फ टाइम ही है जिसकी वजह से हम टाइम के साथ साथ हम चीज़ें भूलते हैं। व्हेन इन फैक्ट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन एक्सपीरियंस एंड इट्स रिकॉल। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंसान जो सा वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर ले कि एक्सपीरियंस और रिकॉल में फ़र्क आ जाए। Any event out of them may cause difficulty in retrieval, so time alone is not the only reason of fading। उसके बाद फिर उन लोगों ने एक और क्रिटिक्स उठा कि मे बी सिर्फ कुछ दूसरे भी इवेंट हों जिनकी वजह से हमें रिट्राइवल में डिफ़िकल्टी मतलब इंटरफेरेंस आ रही है,
इंटरफेरेंस थ्योरी एक तरह से है कि जिसमें हमारे जिसकी वजह से कुछ ऐसे इवेंट्स भी हों जिसकी वजह से हमारे रिट्राइवल में डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो सिर्फ टाइम को ही हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते फेडिंग का या फिर डिकेइंग का। Another critics जो सा था is that why some memory fade quickly while others remain, कि कुछ मेमोरीज क्यों हमें ज़्यादा जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं जबकि दूसरी रह जाती हैं। जबकि हम अगर डिके थ्योरी देखें तो उन्होंने यही कहा था कि अगर अब यही था कि वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक, कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और कुछ हमें जल्दी से भूल जाती हैं। तो उसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह उन लोगों ने दी कि जैसे हमें अपनी यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट डे याद है, लेकिन अब हमें ये याद नहीं कि लास्ट वीक जो उनका 3rd लेक्चर हुआ था वो हमें याद नहीं है। या फिर फ़र्स्ट डे वो मे बी इसका फिर रीज़न यही दिया गया कि फ़र्स्ट डे जो सा था यूनिवर्सिटी का वो कुछ न्यू था, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस डिफरेंट थे। और जो सा लास्ट वीक का 3rd लेक्चर था वो हमारे लिए बोरिंग था, इंटरेस्टिंग ही नहीं था, टीचर अच्छी नहीं लगती थी, या मे भी कुछ और चीज़ बातें हो सकती हैं। फर्स्ट डे वॉज न्यू थिंग वाइल द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर एंड द नेक्स्ट सेमेस्टर वेंट क्वाइट सिमिलर। फिर हमें आदत पड़ जाती है सेमेस्टर जैसे सेमेस्टर, लेक्चर जैसे लेक्चर, बस वो जो एक न्यू और चेंज ऑफ फीलिंग्स और मैम सब कुछ जो है वो फर्स्ट या न्यू चीज़ हमारे लिए होती है, तो इसलिए फिर हमें वो याद रह जाती है हमारी मेमोरीज में। फिर है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी में अब वही बातें आ गई कि कुछ चीज़ें हम क्यों रिकॉल नहीं कर पाते, रिट्राइव क्यों नहीं कर पाते, वो फॉरगेटिंग है कि क्या है। तो इफ़ वी डिस्कस बिफोर डैट एट टाइम वी फेल टू रिकॉल बिकॉज वी बिकम अनेबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। हम क्यों, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें वो मेमोरी तो उधर ही होती है, बस हमें उसकी चाबी गुम गई होती है, हमें सही चाबी नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि वी फेल टू रिकॉल बिकॉज वी बिकम अनेबल टू एक्सेस द मेमोरी स्टोर्ड इन आर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आर मेमोरी, एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आर मेमोरी। उसके रीज़न है एक वीक इन कोडिंग, और दूसरा उसका रीज़न है lack of retrieval cues. अब retrieval failure was demonstrated by Nickerson and Adams. Let's try to understand well. अब एक पेपर लें, एक पेंसिल लें और बैक साइड पे 5 रुपए का कॉइन ड्रॉ कर लें। Now compare it with actual coin. You will notice that जो drawing is far different from actual coin. कि आपने एक पेंसिल लिया, एक पेपर लिया, उसमें 5 रुपए का एक कॉइन ड्रॉ करो और उसके बाद एक्चुअल 5 रुपए के कॉइन से उसको मैच करो, तो आप लोग देखोगे वो क्वाइट डिफरेंट है। आप एक्चुअल कॉइन जो है वो नहीं ड्रॉ कर पाए। यू कैन ईज़िली, अब आप उसकी शेप, साइज़ और कलर, ये 3 उसकी ईज़िली याद रख सकोगे, बाकी चीज़ें उसकी ईज़िली याद नहीं रख सकोगे। दिस इज़ बिकॉज यू ओनली रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब बैक साइड ऑफ द कॉइन और इनकोडेड प्रॉपरली। वो हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि उसके ऊपर छोटा छोटा सा क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या डिज़ाइन है, हमारे लिए सिर्फ क्या ज़रूरी है, हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं उसके कलर से, उसकी शेप से बस, या उसकी साइज़ से। थैंक यू सो मच। और आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी आपको बात शेयर करनी है या समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आप इधर इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मज़ीद इस तरह लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और थैंक यू सो मच।